अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इरशाद चांद व्यूज़ पर एक बार फिर। दोस्तों, इस व्लॉग में हम देखेंगे इमरान खान साहब को जो हालिया सज़ाएँ हुई पीटीआई के बानी चेयरमैन को। अहम तरीन बात कि क्या इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इमरान खान मोहम्मद मुर्सी या भुट्टो बनने जा रहे हैं? क्या उन्हें मोहम्मद मुर्सी बना दिया जाएगा? इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ, जो दोस्त जो भाई ने मोहम्मद मुर्सी को नहीं जानते, मोहम्मद मुर्सी कौन थे? 2012-13 में आज से जब 10 से 12 वर्ष पहले जो है अरब में इनकलाब आया, मुख्तलिफ़ अरब रियासतों में हुकूमतें तब्दील हुई, तो मिस्र में भी इनकलाब आया और उस वक़्त जो है अख़वानुल मुस्लिमीन के सरबराह मोहम्मद मुर्सी ने जो है हुकूमत की तब्दीली के बाद, अरब इनकलाब के बाद वहाँ पे हुकूमत सँभाली। ये पहला मौका था कि उन्होंने या अख़वानुल मुस्लिमीन ने हुकूमत सँभाली। लेकिन कुछ अरसे बाद उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और उसके बाद उन पर इतने मुकदमात कायम हुए, जिनका सामना करते-करते वो जेल में और कोर्ट में और फिर कोर्ट में ही उनको अटैक हुआ और फिर वहाँ पे वो चल बसे। वो वहाँ से फिर जेल से बाहर नहीं आ सके। भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे जो है क्या अब इमरान खान साहब के साथ भी यही होगा कि वो जेल से बाहर आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे? उन्हें भी क्या इसी तरह से 10-12 वर्ष सज़ा या केसेस पर केसेस और उन सज़ाओं पर सज़ाएँ भुगतनी पड़ेंगी? इसका बुनियादी तौर पे रिज़ल्ट डिपेंड करता है, इस सब चीज़ों को डिपेंड करता है 8 फरवरी के नताइज पर। 8 फरवरी के नताइज क्या आते हैं? क्या वोटर टर्नआउट जो पीटीआई के बानी चेयरमैन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही आता है और उनकी तवक्को के मुताबिक आता है? उनका तमाम तर मुस्तकबिल, पीटीआई का तमाम तर मुस्तकबिल 8 फरवरी के टर्नआउट और नताइज से जुड़ा है। अब आते हैं कुछ लीगल एस्पेक्ट की तरफ दोनों केसेस के। दोनों केसेस में कुछ चीज़ें कॉमन रहीं कि इनको बहुत तेज़ी से निपटाया गया। फेयर ट्रायल का राइट, ये भी कहा जा रहा है कि खुद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि चालाक मुलज़िम को फेयर ट्रायल का नहीं दिया जा सकता। जहाँ तक मुजरिम का ताल्लुक है, मेरी राय में, या इससे तो हर शख्स इत्तेफ़ाक करेगा, चाहे मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, फेयर ट्रायल उसका हक है, डिफेंस उसका हक होता है। इस सिलसिले में पीटीआई के बानी चेयरमैन या वज़ीर ख़ारजा या अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना में उन्हें अपना लॉयर नहीं दिया गया, बल्कि साइफ़र केस में जो प्रोसिक्यूशन के वकला थे, उन्हीं में से ही वो जो है उन्हीं की टीम के असिस्टेंट को जो है स्टेट डिफेंस काउंसिल का नाम देकर उनका जो है वकील बना दिया गया, पीटीआई के चेयरमैन और उनके साथ साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि दोनों केसेस में 342 का बयान, जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, वो नहीं ली गई और इस केस को जो है ख़त्म करने की जल्दी फैसला सुनाने के। इसके अलावा क्रॉस प्रोसिक्यूशन, ये तो लॉयर से ज़्यादा बता सकते हैं कि इस हवाले से जो है जो गवाहों पर जेरा थी, वो भी जो है वकला सफ़ाई जब थे ही नहीं तो उन्हें करनी ही नहीं दी गई। फैसले के वक़्त इमरान खान साहब, शाह महमूद साहब या बुशरा बीबी, किसी के भी वकला को कमरा अदालत में मौजूद होने की इजाज़त नहीं दी गई। इस केस के हवाले से, इस अदालती फ़ैसले के हवाले से अब तारीख़ क्या कहती है, हिस्ट्री क्या कहती है, ये तो आज से कुछ बरस बाद ही जो लोग होंगे वो देखेंगे कि किस तरह से इस केस को याद रखा जाता है, किस तरह से मेरिट या इसके डीमेरिट्स पर जो है बात होती है। तारीख़ में ये केस कैसे दर्ज होता है, इस हवाले से जो है हम ये कह सकते हैं कि तारीख़ एक बहुत ज़ालिम चीज़ है, जो वक्त के साथ बदल देती है। अगर हम देखें अब 2018 के केसेस के हवाले से, मियाँ साहब के केसेस के हवाले से मुख्तलिफ जो है चीज़ें जो हैं एक्सपोज़ हो रही हैं। इसी तरह से भुट्टो साहब के केस को दोबारा ओपन किया जा रहा है। क्या कुछ बरस बाद इन केसेस को दोबारा ओपन किया जाएगा, दोबारा सुना जाएगा, ये तो फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन अभी जो है अपील में जब ये केसेस जाएंगे तो देखना ये है क्या ये इसी तेज़ रफ्तारी से अपील भी सुनी जाएगी। तो मेरे ख़्याल में ये इतनी तेज़ रफ्तारी के बजाय उससे भी ज़्यादा सुस्त रफ्तारी से केसेस को चलाया जाएगा। हाई कोर्ट में अगर हम ये कहें कि वहाँ पे क्या होगा और हाई कोर्ट क्या करेगी, मेरी इस पे राय ये है कि जिस तरह से कबल हाई कोर्ट में तोशाखाना केस पर बार-बार चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ने केसेस को जो है वापस ट्रायल कोर्ट को बार-बार भेजा उसी जज के पास, उन्हीं जज साहिबान के पास,
और दोबारा उनको उस पर बात करने कहा, तो अब ये खेल इसी तरह कुछ महीने चलेगा। पीटीआई वकला हाई कोर्ट में जाएंगे, वो जो है कुछ जो पॉइंट्स होंगे, जैसे फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, 342 का बयान नहीं लिया गया, इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करके दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजेंगे। ट्रायल कोर्ट फिर इन चीज़ों को करके फिर भेजेगी, फिर जाएगी। इस तरह से एक खेल कुछ माह ऐसे ही चलता रहेगा। अब आते हैं, उसके बाद अगर इस पे फैसला हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? क्या ये केस जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास जाएगा और वो इस पर क्या करेंगे? कुछ ऐसे लगता है क्योंकि उनकी मुद्दत गालिबन अक्टूबर में ख़त्म हो जानी है, तो शायद इस केस को इतना लटकाया जाए कि उनके टेन्योर में उनके पास ये केस जाए ही ना, और इस केस को अक्टूबर तक ऐसे ही लटका कर ले जाया जाए और फिर जो है उससे कबल ही वो रिटायर हो जाए और एक नए चीफ जस्टिस आ जाए और वो फैसला करें। इसके अलावा 9 मई का वाक़यात हैं जिनमें केसेस जो है होनी है, उनमें भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पीटीआई के बानी चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं को सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, और ऐसा लगता है कि सख्त सज़ाएँ भी सुनाई जा सकती हैं। इन 10 साल और 14 साल की कैद से भी सख्त, उम्र कैद या उससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा सुनाई जा सकती है। अब सवाल ये है कि इस साइफर केस में जिसमें कहा जा रहा था कि इस 10 साल की कैद से भी ज़्यादा सख्त सज़ा सुनाई जाएगी, और तो वो क्यों नहीं सुनाई गई? उस हवाले से ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अब से 1 माह कबल, 1.5 माह कबल जब ये केस जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास गया, वहाँ पर जो उन्होंने इस केस के हवाले से रिमार्क्स दिए, उसके बाद हम ये कहें कि इस केस के गुब्बारे से एक तरह से उन्होंने हवा निकाल दी थी, और उसके बाद इससे ज़्यादा सख्त सज़ा देना शायद ट्रायल कोर्ट के लिए मुमकिन नहीं रहा था, जो बुनियादी वजह बनी। लेकिन ऐसा लगता है कि 9 मई के शायद वाक़यात में इससे भी सख्त सज़ा सुनाई जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आएँगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।